हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट संशोधन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये कैसे डेवलप हुई, कैसे ओरिजिन इसका हुआ, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पार्ट 1 है अमेंडमेंट का, आर्टिकल 368 का, जिसमें मैंने आपको अमेंडमेंट क्या होती है, इसकी नेसेसिटी क्या है, पावर एंड प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट में, पार्लियामेंट क्या प्रोसीजर फॉलो करती है और टाइप्स क्या होते हैं अमेंडमेंट के, उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले वो पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इस टॉपिक की, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 आर्टिकल्स के नाम आपको बताऊंगा, उन आर्टिकल्स को बेस मानकर हम आगे अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 13 क्लोज 2, आर्टिकल 13 क्लोज 2, और दूसरा जो है वो है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 13 क्लोज 2 जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आता है, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। इसमें आर्टिकल 13 क्लोज 2 ये बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट shall not make any law which will abridges the fundamental right। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता हो। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता हो। और स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब हमें आर्टिकल 12 से पता चलता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है, जिसमें बताया गया है कि स्टेट का मतलब वो होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट का मतलब होता है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो लेजिस्लेचर्स है वो। स्टेट का मतलब होता है लोकल अथॉरिटी, और स्टेट का मतलब होता है अदर अथॉरिटी। ये बात तो हमें इतनी समझ लो आप। छोटी सी बात, अभी टॉपिक पे हम आगे आएंगे, पहले आप ये बेसिक सा क्लियर कर लो कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 में बोल दिया गया कि स्टेट अर्थात पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, ये कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करता हो, एब्रिज करता हो, उसको छीनता हो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। वहीं पे जो आर्टिकल 368 है वो बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट उसमें ला सकते हैं। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ वेरिएशन, रिपील और एडिशन, हमने पिछले कल पढ़ा था। तो अब दोनों आर्टिकल्स आपको पता चल गए। अब बच्चों, एक बात समझने वाली है कि मान लो पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, 368 में वो अमेंडमेंट ला सकती है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है और इस अमेंडमेंट को लाकर वो क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देती है। व्हाट आई एम सेइंग कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाती है, अमेंड लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस चेंज को लाकर, उस अमेंडमेंट को लाकर करती क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म कर देती है। जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 से लेकर हमें लगातार जो 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनको उस अमेंडमेंट से खत्म कर देती है। तो क्या ये जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाई है, ये अमेंडमेंट वैलिड होगी? क्या ये अमेंडमेंट जो है वो वैलिड मानी जाएगी? क्या ये अमेंडमेंट जो है उसका मतलब लॉ होगा? कौन सा लॉ? जो लॉ आर्टिकल 13 क्लोज 2 में बोला गया है। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट मतलब स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल।
तो आर्टिकल 368 का यूज करते हुए अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट ले आती है और उससे किसी फंडामेंटल राइट को खत्म कर देती है तो क्या जो अमेंडमेंट लाई है वो लॉ माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ बोला गया पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ व्हिच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, दूसरे बोल दिया पार्लियामेंट के पास पावर है वो अमेंडमेंट ला सकती है। तो अमेंडमेंट लाकर उसने फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया, तो क्या आर्टिकल 13(2) के अंदर वो चीज खत्म हो जाएगी, वो वैलिड होगी नहीं होगी। मतलब सभी बातों का एक सिंपल सी बात कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकती है। अमेंडमेंट की पावर तो आर्टिकल 368 में दे दी, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या ये अमेंडमेंट की जो पावर है ये इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट ले आए। तो दोस्तों अब इसी कंसेप्ट को आप दो चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लो जो मैंने बताई, अब आगे चलेंगे। तो ये जो डिस्प्यूट था पैदा कब हुआ? डिस्प्यूट पैदा हुआ जब पार्लियामेंट सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लेकर आई और अमेंडमेंट लाकर उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी बन जाएगी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले कल मैंने जो वीडियो डाली उसमें व्यूज़ आ गए थे 500 और लाइक उसमें केवल 35-36 थे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका लाइक करने में क्या जाता है, इसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप लाइक कर दोगे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक टीचर की रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को आप जरूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 1951 में। इस अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट के पास पावर अमेंडमेंट करने की, उसने अमेंडमेंट कर दिया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A ऐड कर दिया, 31B ऐड कर दिया और साथ ही साथ 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी। बच्चों वीडियो लंबी हो सकती है पर अच्छे से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है अच्छे से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31A ऐड कर दिया, 31B ऐड कर दिया और 9th शेड्यूल ऐड कर दी। इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल नहीं थी, केवल 8 शेड्यूल थी। शेड्यूल्स जो है टोटल 12 है अभी, लेकिन पहली अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल आई थी। इससे पहले 8 शेड्यूल थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, उस टाइम पे 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। तो इन तीनों का मेन मकसद क्या था, ध्यान से सुनना। हो क्या रहा था बच्चों हमें पता है हमारे संविधान में हम लोगों को जो सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, उनको संपत्ति का अधिकार दिया गया था। तो इसकी वजह से क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू नहीं कर पा रही थी, हॉस्पिटल नहीं बना पा रही थी, रोडवेज नहीं बना पा रही थी, हाईवे नहीं बना पा रही थी और हॉस्पिटल्स नहीं बना पा रही थी, स्कूल्स नहीं बना पा रही थी, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इन किसी भी चीज़ को बनाने के लिए लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। और जब लोगों की ज़मीन पर गवर्नमेंट कब्जा करती थी तो लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे ये बोलकर कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है और हमसे हमारी प्रॉपर्टी क्यों छीनी जा रही है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे ना ज़मीन जो थी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था ज़मीन का। कुछ लोग जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जमींदारी एबोलिशन के ऊपर काम करना शुरू किया और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन छीन कर जिनके पास कम ज़मीन है उनको ज़मीन देना शुरू किया। जब गवर्नमेंट ने ये काम किया तो लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँचना शुरू कर दिया, लोगों ने कोर्ट्स में जाना शुरू कर दिया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, हमारे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ले आए। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, तो आर्टिकल 31A ऐड कर दिया, 31B ऐड कर दिया और 9th शेड्यूल ऐड कर दी। और इनमें बोला क्या गया, इन सभी आर्टिकल्स में और शेड्यूल में क्या बोला गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई जो पार्लियामेंट है, इसमें ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करती है तो वो राइट टू प्रॉपर्टी में का वायलेशन नहीं माना जाएगा। जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है वह रैदर पार्लियामेंट वर्ड यूज़ अच्छा है, गवर्नमेंट वर्ड यूज़ करो कि जो गवर्नमेंट है वो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म भी करती है तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 31A में ये बोल दिया, 31B में भी ये बोल दिया कि अगर
गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, उस लॉ को इसलिए पास किया गया क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये बेसिकली कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट्स को दिए गए हैं, जो स्टेट्स ने फॉलो करने हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स बनाओ, एजुकेशन को ऊपर लेकर आओ, SC ST का डेवलपमेंट करो, तो इन चीज़ों करने के लिए और गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, वो किसी का फंडामेंटल राइट खत्म भी करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म कर सकती है। इन अमेंडमेंट से ये बोला गया मोटा मोटा। और 9th शेड्यूल में क्या चीज़ डाली गई, 9th शेड्यूल के लिए ये बोल दिया गया कि कोई भी एक्ट अगर पार्लियामेंट बनाती है और वो एक्ट किसी का फंडामेंटल राइट खत्म कर रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर रहा है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, उस लॉ के जरिए किसी का फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, अगर वो पार्लियामेंट उस लॉ को, जिस लॉ के जरिए वो राइट खत्म हो रहा है, उस लॉ को 9th शेड्यूल में लिख देगी, तो अब इस 9th शेड्यूल में लिखे गए लॉ का हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब 9th शेड्यूल में लिखे गए लॉ के ऊपर आप को चैलेंज नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि 9th शेड्यूल में जो लॉ डाला गया है, लिखा गया है, उसको आप रिव्यू कर दीजिए और ये लॉ गलत बना है, आप रिव्यू नहीं कर सकते। मतलब 9th शेड्यूल में जिस एक्ट को डाल दिया उस एक्ट के ऊपर जुडिशरी कुछ नहीं बोलेगी, वो एक्ट में चाहे किसी का फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। तो इन चीज़ों से फर्स्ट अमेंडमेंट पास हुई और इन अमेंडमेंट से किया क्या गया, ध्यान से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया। जब फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियस ही बात है, इस अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए केस किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस चल गया और केस का नाम था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम था केस का बच्चों? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस कब का केस है? 1951 का केस है। मतलब हुआ क्या, छोटी सी बात अगर बताऊं आपको, तो एक तरफ तो बोल दिया गया कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है। तो पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज़ करते हुए क्या किया, इस पावर का यूज़ करते हुए वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ले आई और आर्टिकल 31A 31B और साथ में 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए। और इनमें बोला क्या गया, बेसिकली इन चीज़ों में बोला बेसिकली यही गया कि जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म भी कर सकती है, मोटा मोटा ये बोला गया। जब ऐसा बोला गया, लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, केस आ गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 13(2) बोलता है कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, और यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो एक तरह से लॉ ही है, और इस अमेंडमेंट को पास करके पार्लियामेंट ने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया है। लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी नहीं, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सकती है। यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, यहाँ पे पार्लियामेंट को जिता दिया गया, गवर्नमेंट को ऊपर रख दिया गया कि गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। और साथ ही बोला गया कि जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में बोला गया है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल टेक द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, उस लॉ टर्म में अमेंडमेंट नहीं आती है। अर्थात अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करती है तो ये अलाउड है। ये बोला गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1951। अब बच्चों इसके बाद क्या हुआ? आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भी लाइक करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हो, आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट करें। कोई भी अमाउंट जो आपको ठीक लगे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 82 198 20 461 इस नंबर पर हमें कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। आपकी इस कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ, शंकरी प्रसाद के केस में गवर्नमेंट जीत गई, पार्लियामेंट जीत गई। पार्लियामेंट अब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट भी कर सकती थी, और अगर वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करती थी, एवरेजेस करती थी, तो वो भी अलाउड था, क्योंकि लॉ टर्म जो 13(2) में यूज़ किया गया है वो अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। अर्थात लॉ डज नॉट इंक्लूड द अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता था। अब हुआ क्या, पार्लियामेंट ने बाद में क्या किया, एक और अमेंडमेंट पास करी, 17th अमेंडमेंट पास करी 1964 में कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके जरिए भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया गया, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी को ही खत्म किया गया इसके जरिए फिर से।
जब ऐसा किया गया तो केस पहुंच गया फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास, इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया फिर से। केस था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस था 1965 का। मतलब बोलने का कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया गया और इसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आ गया। सज्जन सिंह ने केस कर दिया कि हमारा फंडामेंटल राइट खत्म कर किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 13(2) बोलता है कि पार्लियामेंट कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है, क्योंकि 13(2) में लिखा गया स्टेट लॉ नहीं बनाएगा। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट है। आर्टिकल 12 बोलते हैं स्टेट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, आपको जैसे मैंने शुरू में बताया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, जब सज्जन सिंह का केस गया तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट को रेफर करते हुए बोला कि वो जजमेंट बिल्कुल सही है, उसको सस्टेन रखा, उस जजमेंट में जो डिसीजन था उसको बिल्कुल सही रखा और बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट लाकर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस ला सकती है, चाहे तो टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 13 क्लोज 2 है उसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं करेगी। तो लॉ टर्म का मतलब फंडामेंटल राइट्स, लॉ टर्म का मतलब अमेंडमेंट से नहीं है, अर्थात अमेंडमेंट लाकर फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट जीत गई और यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाने की बात बोल दी गई। अब इसके बाद अगला केस आया मेरे दोस्तों, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब बच्चों गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में फिर से 17th अमेंडमेंट हुई थी 1964 में, जिसको सज्जन सिंह के केस में चैलेंज किया गया था, पर सज्जन सिंह का केस हार गए थे लोग। सेम केस वापस यहीं पे आ गया, फिर से उस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया गया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इसमें क्या हुआ, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6:5, 11 जज की बेंच थी, 6 जजेस मेजोरिटी में थे, 5 जजेस माइनॉरिटी में थे। इन्होंने डिसीजन दिया और इन्होंने यहाँ पे डिसीजन देते हुए जो पुराने डिसीजन थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के शंकरी प्रसाद वाले केस में और सज्जन सिंह वाले केस में, उसको ओवर रूल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और क्या कहा यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से मेरी बात सुनना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को पावर दी गई अमेंडमेंट करने की, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती और फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती बेसिकली। क्योंकि आर्टिकल 13(2) है वो बोलता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करता हो, और स्टेट में पार्लियामेंट आ जाती है, अर्थात पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करती है। तो ये जो लॉ नहीं बनाना है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी के थ्रू भी हो सकता है, अर्थात जो टर्म लॉ वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर भी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये बोल दिया गया 6:5 की मेजोरिटी के साथ। अब ये जब बोला गया इसका मतलब गवर्नमेंट हार गई, गवर्नमेंट अब पीछे होगी। अब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म तो कर नहीं सकती थी, अमेंडमेंट ला के फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला नहीं सकती थी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकती, कर्टेल नहीं कर सकती थी, पर गवर्नमेंट को ऐसा करना था। आपको मैंने बताया जमींदारी एबोलिश करनी थी, लोगों की ज़मीनें को छीन कर, जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको देकर इक्वलिटी लेकर आनी थी, बहुत सारे काम करने थे, प्रोजेक्ट्स बनाने थे, हॉस्पिटल बनाने थे। गवर्नमेंट पीछे हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करती, अब गवर्नमेंट ने इस केस की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हुई, अब देखो जो केस जजमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने वो तो एक प्रेसिडेंट बन गया, वो तो लॉ बन गया, उसको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से को ख़त्म करने के लिए, इससे ओवरकम होने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दी 1971 में, और इस अमेंडमेंट को पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज ले आए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया मेरे दोस्तों, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए ताकि गोलकनाथ के जरिए जो डिसीजन दिया गया था उसके डिसीजन को ख़त्म किया जा सके। अब मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का डिसीजन था
उसमें जो डिसीजन था वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का था, अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आज हम डिसीजन दे रहे हैं 1967 में, तो इससे पहले अगर कोई अमेंडमेंट आई है वो वैलिड ही रहेगी। अब वो अगर फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म भी करती है वो वैलिड ही रहेगी। ये जो हम डिसीजन देने जा रहे हैं ये फ्यूचर के टाइम पर एप्लीकेबल होगा, अर्थात जो डिसीजन गोलकनाथ में दिया गया था वो रूलिंग प्रोस्पेक्टिव रूलिंग थी, आगे आने वाले केसेस में वो रूलिंग फॉलो होनी थी। पीछे जो अमेंडमेंट हो गई उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ना था। गोलकनाथ केस का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था, प्रोस्पेक्टिव जो थी वो डिसीजन ये दिया गया था। तो कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में भी कि जी भाई प्रोस्पेक्टिव रूलिंग जो थी वो किस केस में दी गई थी, किस केस में डेवलप हुई थी, तो वो हमारे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ही हुई थी। अर्थात बोलने का मतलब क्या है कि गोलकनाथ का केस 1967 में आया, इससे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट आई, इससे पहले 17th अमेंडमेंट आई, वो सारी अमेंडमेंट जो थी वो वैलिड रहेंगी। अब फ्यूचर में आगे कोई अमेंडमेंट पास नहीं हो सकती जो फंडामेंटल राइट्स को खत्म करती हो, ये मतलब हुआ। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के लिए डिसीजन एप्लीकेबल होगा, पास्ट के लिए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी डिसीजन की नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों जब गोलकनाथ का डिसीजन आया, अब गवर्नमेंट पीछे होने लग पड़ी, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम पैदा होने लग पड़ी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 13(4) ऐड कर दिया और 368(4) ऐड कर दिया। इनमें क्या बोल दिया गया, साफ साफ 13(4) में बोल दिया गया कि जो 13 आर्टिकल में लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और 368(4) में बोल दिया गया अमेंडमेंट में जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 13 में एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 13 में बोला था पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को खत्म करता हो, पर 13(4) को ऐड करके ये बोल दिया गया पार्लियामेंट अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है। क्योंकि क्या लिखा गया, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा गया कि आर्टिकल 13(4) में बोला गया कि जो आर्टिकल 13 में लिखा गया है वो अमेंडमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। 13 में क्या लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच विल टेक अवे द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। तो ये जो चीज़ बोली गई है ये अमेंडमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है। एक्सप्रेसली ये आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए। इससे हुआ क्या, एक्सप्रेसली हो गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है। मेरे दोस्तों अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं आई है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर आता है तो आपको ये सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दीज आर्टिकल्स, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, फर्स्ट अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, सब कुछ लिखना पड़ेगा। इन सभी की वजह से तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप हुई, अब हम उसी के ऊपर आने वाले हैं। तो 24th अमेंडमेंट हो गई। इस 24th अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने फिर अपने आप को पावरफुल बना लिया और ये इस्टेब्लिश हो गया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है, अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। अब इस अमेंडमेंट को इसके बाद फिर 25th अमेंडमेंट पास हुई। 25th अमेंडमेंट के जरिए भी फंडामेंटल राइट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वीक बनाया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। 25th अमेंडमेंट के जरिए भी पार्लियामेंट ये बोला गया कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर जो है फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, जिसमें कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट को, जो स्टेट ने फॉलो करनी है। अगर उन डायरेक्शंस को फॉलो करते करते किसी के फंडामेंटल राइट्स खत्म भी होते हैं तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। 25th अमेंडमेंट ने ऐसा बोल दिया। अब मेरे दोस्तों 24th और 25th अमेंडमेंट को क्या किया गया, चैलेंज कर दिया गया लैंडमार्क केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भी लाइक करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हो, आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप हमें गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट करें। कोई भी अमाउंट जो आपको ठीक लगे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 82 198 20 461 इस नंबर पर हमें कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। आपकी इस कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में क्या हुआ, जो 24th अमेंडमेंट थी, 25th अमेंडमेंट थी, 26th अमेंडमेंट थी, इनको चैलेंज किया गया। बेसिकली इन अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया था, इन अमेंडमेंट के जरिए ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट लाई जा सकती है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म भी किया जा सकता है, कर्टेल भी किया जा सकता है।
तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे बड़ी लार्ज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, आज तक फंडामेंटल राइट केस भी बोलते हैं इस केस को। दिस केस इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट केस। इसमें टोटल 13 जजेस थे। तो गोलकनाथ के केस में कितने जजेस थे? 11, इसमें 13। तो इसमें 13 जजेस ने 7-6 की मेजोरिटी से डिसीजन दिया और 7-6 की मेजोरिटी से डिसीजन देते हुए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के डिसीजन को ख़त्म कर दिया, ओवर रूल कर दिया। मतलब बोलने क्या हुआ, इस केस में ये बोल दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट के पास पावर आर्टिकल 368 में दी गई है अमेंडमेंट करने की, और ये अमेंडमेंट करने की पावर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को अमेंडमेंट करने की पावर नहीं है। मेरे दोस्तों, वहीं पे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसको चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो 24th अमेंडमेंट है जो ये बताती है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट की जा सकती है, ये जस्ट एक डेक्लरेटरी नेचर की है। ये 24th अमेंडमेंट बस एक चीज़ डिक्लेयर कर दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, और ये पावर 24th अमेंडमेंट की आने के बाद नहीं मिली है पार्लियामेंट को। ये पावर तो पार्लियामेंट को जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से आर्टिकल 368 है, तब से है। अर्थात फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल 368 पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में गोलकनाथ के डिसीजन को खत्म कर दिया गया, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह वाले डिसीजन को कंटिन्यू रखा गया। पर यहां पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर। तो मेरे दोस्तों, ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किस केस में ओरिजिन हुआ? केशवंत भारती केस में। इस केस में ये बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट ला सकती है, नो डाउट। और ये पावर कोई 24th 25th अमेंडमेंट के आने के बाद नहीं मिली है। ये पावर तो जब से आर्टिकल 368 आया था तब से पार्लियामेंट के पास थी। और ये जो अमेंडमेंट आई, इन्होंने बस इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया। ये पावर तो शुरू से थी पार्लियामेंट के पास। तो लेकिन पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाके बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खत्म कर सकती। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो मेरे दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी लॉ में नहीं दी गई है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, ये केस टू केस डेवलप हुआ है। कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें बोल दिया कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ जो हमारे देश में है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। किसी केस में बोल दिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी में बोल दिया डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी में बोल दिया जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये केस टू केस डेवलप हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि केशवंत भारती केस में किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ओरिजिन केशवंत भारती केस में हो गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट बहुत सारे केसेस में हुआ। केशवंत भारती केस में जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू, अर्थात अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, उस लॉ को रिव्यू करने की पावर जुडिशरी के पास होगी कि कहीं वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म तो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को भी, जुडिशियल रिव्यू को भी अमेंड नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है, जिसके बिना हम कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए एक फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसको बोला गया ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी, पीपल, ये डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर अ पीपल, ये भी क्या माना गया, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। वहीं पे मेरे दोस्तों 1973 में ये केस हुआ था। 2 साल के बाद 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का केस हुआ। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू ये हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक्चुअल में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में हुआ क्या था कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अमेंडमेंट पास करी थी, 39th अमेंडमेंट। कौन सी? 39th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के जरिए क्या बोला था पार्लियामेंट ने कि जो प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, स्पीकर के इलेक्शंस होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चाहे वो करप्ट प्रैक्टिसेस करके, चाहे वो करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, पर उसके इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब देखो इससे हुआ क्या, एक तरह से इससे हुआ क्या, जुडिशियल रिव्यू खत्म हो गया।
जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है ऐसी चीज़ को, ऐसा लॉ बना दिया गया, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के इलेक्शन को रिव्यू नहीं किया जा सकता, सॉरी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केशव भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप हुई है, जिसके अनुसार हम बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जो 39th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। बोलने मतलब क्या हुआ, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू एंड रूल ऑफ लॉ दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दीज बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा आगे एक और केस आया हमारे पास। अब मेरे दोस्तों बाद में 1980 में एक केस हुआ मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट्स हैं, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाकर हमने आगे चलना है और ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वहीं पे इसी केस में बोला गया जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसी में बोला गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे देश में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। उसी प्रकार आगे केस आया 1993 में इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में बोला गया रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आगे केस आया था एसआर बुमाए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में बोला गया कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे कंट्री में सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखा जाता है और ये जो सेकुलरिज्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आगे एक और केस आया आयर को हेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। इस केस में भी बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मेरे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो डेवलप हुई थी केशव भारती केस में, ओरिजिन हुई थी केशव भारती केस में, कैसे बहुत से केस में डेवलप करेगी, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे दोस्तों अगर आप हमारे एफर्ट्स के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, आपकी ट्यूशन की फ़ीस बच जाती है, आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिल रहा है और वो नॉलेज आपके काम भी आ रहा है, आपके एग्ज़ाम पास हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। अगर आप हमें कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें बहुत हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके डिमांड पर और वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो हमारा जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है 8219820461। आप कोई भी अमाउंट हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, प्लीज़ हमें कंट्रीब्यूट जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही मेरे दोस्तों मेरा हमारे दूसरा चैनल है ब्लॉग विद ट्विंस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें हमारे ब्लॉग्स जरूर देखें, हमें अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।